नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद गुरुवार शाम को पहली कैबिनेट की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में किसान, कोरोना आदि के मुद्दे पर अहम फैसले लिए गए। कोरोना से लड़ाई के लिए इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे, इस बात का भी फैसला लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है। कृषि मंडियों को और संसाधन दिए जाएंगे, मंडियां खत्म नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है जो कि कृषि से जुड़ा हुआ है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि हेल्थ सेक्टर में अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। 20,000 नए आईसीयू बेड को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए इमरजेंसी पैकेज पर फैसला दिए जाने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि कोरोना के लिए 23,100 करोड़ का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज बनाया गया है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब जिन नए मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। बुधवार शाम को 40 से ज्यादा मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, जबकि कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ तो कई मंत्रियों के विभाग भी बदले गए। नए मंत्रियों ने गुरुवार सुबह से अपना कार्यभार संभालना शुरू किया, तो वहीं पुराने मंत्रियों ने अपना कामकाज भी शुरू किया। और आपको अब दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ लखनऊ में जायजा ले रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चौकड़ी से टूटकर मोदी शाह के खेमे में शामिल हुए कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने से पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ जिम्मेदारी निभाने की करेंगे कोशिश। सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग और उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि मैं आज अपने विभाग में शामिल हो गया हूं। मैं पहले 10 दिनों तक अपने पूरे विभाग के कार्यों की समीक्षा करूंगा। 19 तारीख को फिर मैं पूरे विस्तार से अपने विभाग के कार्यों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जिम्मेदारी देने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं। संघों महासंघों के समर्थन से मैं भारतीय खेलों को आगे ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने प्रकाश जावड़ेकर की जगह ली। वहीं अनुप्रिया सिंह पटेल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी बार ये मौका दिया। ये अच्छा विभाग है, मेरे लिए ये नया विभाग है, मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस पोर्टफोलियो को संभालने की जिम्मेदारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता संस्कृति को दुनिया जाने और देश में भी लोग जाने, यही विदेश नीति है।
देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार सुबह मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। उन्होंने पीयूष गोयल की जगह ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रभार संभालते हुए कहा कि रेल क्षेत्र में पिछले 67 सालों में शानदार काम किया गया है। मैं यहां पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मुताबिक इसे आगे ले जाने के लिए आया हूं। नवनियुक्त मंत्री ने बाद में ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कामकाज संभालने के बाद कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। बता दें कि मंडाविया ने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। वहीं नए कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि हर मंत्रालय और हर पद की अपनी गरिमा होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझ पर जो यकीन जताया है उस पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मेरे सामने एक चुनौती है। लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें बेहतर मेहनत करने की जरूरत है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए सदस्यों के साथ गुरुवार को अपने आवास पर बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी महासचिव और केंद्रीय मंत्री समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर गुरुवार को आईएलबीएस में कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग की दूसरी लैब का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को इसी तरह की एक लैब का एलएनजेपी में भी उद्घाटन किया था। इसी के साथ कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली सरकार के पास अब 2 लैब हो गई हैं। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लैब्स की मदद से कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट की पहचान और उसकी गंभीरता का पता लगाया जा सकेगा और हम इससे बचाव को लेकर रणनीति तक में अपनाएंगे। कोरोना काल में विज्ञान की इस तकनीक से दिल्ली वासियों को काफी फायदा पहुंचेगा। वहीं आईएलबीएस के निदेशक डॉक्टर शिव कुमार सरीन ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आरएनए को उसके वायरस पर सीक्वेंस कराकर पता लगा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को झटका दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि ट्विटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से नियम तोड़े जाते हैं तो केंद्र कार्रवाई करने के लिए आजाद रहेगा। सुनवाई के दौरान ट्विटर ने जरूर जोर देकर कहा कि उनकी तरफ से अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति की गई है, पर स्थायी के लिए कुछ वक्त चाहिए। देश में पेट्रोल, डीजल और एलजीपी की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इसी कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस की ओर से साइकिल रैली निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुई, जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि देश में हर रोज महंगाई बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार आम लोगों की सुध नहीं ले रही है। सीतापुर में कमलापुर थाना क्षेत्र के कसमंडा ब्लॉक में गुरुवार को नामांकन के दौरान जमकर बवाल हो गया। पर्चा दाखिल करने जा रहे आजाद उम्मीदवार को रोकने के लिए हुए बवाल के दौरान हथगोले चले गए। कई राउंड फायरिंग भी हुई। इससे मौके पर भगदड़ मच गई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठियां भांजी, लेकिन आक्रोशित लोगों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान अवध क्षेत्र में गुरुवार को सीतापुर, रायबरेली, अयोध्या, बहराइच और लखनऊ के मॉल ब्लॉक में बवाल और हंगामा हुआ। दरअसल बहराइच में नामांकन प्रक्रिया के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया और इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस को दंगाइयों से दो चार होना पड़ा।
बस्ती में भी बीजेपी के दो गुटों में नॉमिनेशन के दौरान झड़प हो गई। बीजेपी के बागी और ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के समर्थकों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के सामने ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने यहां पर रघुनाथ सिंह के करीबी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी के बागी रमेश सिंह भी नॉमिनेशन भरने पहुंचे थे। बनकटी ब्लॉक प्रमुख पद पर कब्जा करने को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। गोरखपुर के चरगावा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान पत्थरबाजी के साथ जमकर बवाल हुआ। बीजेपी प्रत्याशी के पति और समर्थकों ने सपा प्रत्याशी और समर्थकों के ऊपर पत्थरबाजी करने और 3-4 पहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। इस दौरान बीजेपी के आधा दर्जन समर्थक चोटिल भी हो गए हैं। चरगावा के अलावा गोरखपुर के सहजनवा और खोराबार में भी हल्की फुल्की झड़प देखने को मिली। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मंडावर थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में गुरुवार को एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब बजरी से भरा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी में जा घुसा और अंदर सो रहे दंपति और 3 बच्चों समेत 5 लोगों की कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार को दोपहर 12 बजे के करीब भारतीय स्टेट बैंक की रेपुरा बाजार शाखा में घुसे 6 लुटेरों ने असलाह के दम पर करीब 6.25 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद ये लुटेरे लोगों की आंखों के सामने से असलाह लहराते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लुटेरे 2 बाइक पर सवार थे। उन्होंने मास्क और हेलमेट पहने हुए थे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सेना के चौकस जवानों ने घुसपैठ के प्रयास को विफल करते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया है। उसके पास से AK-47 राइफल और 2 हैंड ग्रेनेड अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राजीव पुरी ने ये जानकारी दी है। देश में कोरोना संकट के चलते तमाम तरह की पाबंदियां अभी भी लागू हैं। धार्मिक आयोजनों की भी मनाही है। हालांकि कोरोना नियमों को मानने की शर्त पर कुछ छूट दी जा रही है। इस बीच गुजरात सरकार ने अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग इस रथ यात्रा को निकाल सकते हैं। अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर पाकिस्तान में उनके पुश्तैनी घर के बाहर लोगों ने अदा की नमाज जनाजा। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए थे मोहम्मद यूसुफ सरवर खान उर्फ दिलीप कुमार। हिंदुस्तान पाकिस्तान में गम का माहौल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक और उसके सीईओ मार्क जकरबर्ग और ट्विटर और उसके सीईओ जैक डोर्से पर दर्ज किया मुकदमा। इसके अलावा गूगल और उसके सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ भी दायर किया मुकदमा। ट्विटर और फेसबुक ने कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा को लेकर ट्रंप को अपने प्लेटफॉर्म से किया था प्रतिबंधित। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी है न्यूज एक्सप्रेस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध में बंदूक लेकर सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। अफगानिस्तान के गौर प्रांत में सैकड़ों महिलाओं ने लगाए तालिबान विरोधी नारे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की सितंबर में हो रही है वापसी। हेती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को मारी गोली। 2 अन्य गिरफ्तार। हेती के राष्ट्रीय पुलिस बल के प्रमुख लेओन चार्ल्स के मुताबिक
बंदूकधारी हमलावरों ने 3 पुलिस अधिकारियों को बना लिया था बंधक। नतीजतन करनी पड़ी ये बड़ी कार्रवाई। डेनमार्क के ब्लोखुस में रेत महल उत्सव के दौरान डच डिजाइनर विल्फ्रेड स्टिजगर के नेतृत्व में एक टीम ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया, जिसके ऊपर कोरोना वायरस को एक ताज के साथ दिखाया गया। ये 21.16 मीटर ऊंचा है, जबकि पिछला रिकॉर्ड 17.65 मीटर था। इसे बनाने में लगी करीब 4.8 टन रेत। एक्ट्रेस संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने एक वीडियो में अपनी घरेलू सहायिका का मजाक बनाने को लेकर आलोचना झेलने के बाद आदिवासी समुदाय से मांगी माफी। संभावना ने लिखा, आपको हमने दुख पहुंचाया, इसलिए हम भी दुखी हैं, हमें माफ कर दीजिए। बांग्लादेश में 23 महीने की बौनी गाय की तस्वीरें हुई सोशल मीडिया पर वायरल। मालिक का यह दावा है कि दुनिया की यह है सबसे छोटी गाय। मालिक ने कहा कि 26 किलोग्राम वजनी रानी नामक इस गाय की ऊंचाई है 51 सेंटीमीटर और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक गाय से 10 सेंटीमीटर है छोटी। ब्रिटेन में विपक्षी सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने कोविड-19 संक्रमण को लेकर सरकार और मुख्य सलाहकार की नाकामी की सख्त आलोचना। कहा, पीएम बोरिस जॉनसन कब मांगेंगे देश से माफी। इस पर पीएम ने कहा कि मैं इन आलोचनाओं को गंभीरता से ले रहा हूं। लोगों ने जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफी मांगने को हूं तैयार। टोक्यो ओलंपिक के खेलों के उद्घाटन समारोह से 16 दिन पहले खेलगांव के 2 कर्मचारी पाए गए कोविड-19 से संक्रमित कर्मी अन्य 2 कर्मियों के साथ खाना खा रहे थे, जो कि कोविड-19 प्रतिबंधों का है सीधा उल्लंघन। ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट्स के लिए अब तक नहीं खुला है गांव। यूरो 2020 के सेमीफाइनल में एक्स्ट्रा टाइम में हैरी केन के पेनल्टी से पहले एक इंग्लिश फैन ने डेनमार्क के गोलकीपर कैस्पर स्माइकल का ध्यान लेजर फ्लैश से भटकाने की कोशिश। स्माइकल ने पेनल्टी बचा ली थी, लेकिन केन ने पलटवार कर इसे गोल में किया तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा समिति द्वारा फेसबुक को भेजे गए समन को रद्द करने से किया इनकार। हालांकि कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दों पर फेसबुक को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह है केंद्र के अधीन। कोर्ट के बकौल फेसबुक पोस्ट कर सकते हैं समाज का ध्रुवीकरण। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की 22 वर्षीय सौतेली बेटी एला एमहॉफ ने पेरिस फैशन वीक में बलसियागा के लिए किया रैंप वॉक। न्यूयॉर्क स्थित पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट एला ने इंस्टाग्राम पर साझा की तस्वीरें। न्यूयॉर्क फैशन वीक से किया था डेब्यू। कोविड-19 के चलते ओमान ने भारत समेत 24 देशों से यात्री विमानों के देश में प्रवेश पर अनिश्चितकालीन के लिए लगाई रोक। सल्तनत के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से हुई घोषणा। अगले नोटिस तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, ट्यूनीशिया, लेबनान, ईरान, इराक से उड़ानों पर रहेगी पाबंदी। सिने तारिका तापसी पन्नू ने शादी को लेकर दिया बेबाक बयान। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में शामिल जेबेल अली बंदरगाह पर मालवाहक जहाज में हुआ विस्फोट के बाद बंदरगाह से करीब 25 किलोमीटर दूर तक इमारतों की दीवारों और खिड़कियों में महसूस की गई कंपन।
फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 बैंकों पर लगाई पेनल्टी। बैंकों को पाया गया रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन का दोषी। 14 बैंकों पर लगी कुल 14 करोड़ 5 लाख करोड़ रुपए की पेनल्टी। लगातार जारी है सोने चांदी के दामों में गिरावट का सिलसिला। सोना चल रहा है अपने रिकॉर्ड हाई से 8500 रुपये सस्ता। सोना 48,000 के क्लोज रेंज में कर रहा है ट्रेड। चांदी भी 762 रुपये की गिरावट के साथ 68,560 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंची। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग हुई जारी। लिस्ट में जापान को मिला पहला स्थान। सबसे खराब पासपोर्ट में आखिरी पायदान पर पहुंचा अफगानिस्तान। भारत को करना पड़ा 90 नंबर पर संतोष। अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने से बढ़ रही है दुनिया की बेचैनी। तालिबानियों ने समझौता कर दुनिया भर में हो रही है अमेरिका की फजीहत। भारत ने किया हुआ है अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश। दिल्ली में अगले 48 घंटों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इन दिनों गर्मी से बेहाल हैं दिल्ली एनसीआर में लोग। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अभूतपूर्व गर्मी की वजह से 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीवों के मरने की आशंका। बेतहाशा गर्मी की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की हो चुकी है मौत। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील हुई जारी। जानी मानी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर ट्रोलर्स को दिया जवाब। कहा, दो तरह के होते हैं ट्रोलर्स, एक जो आपको आपके विचारों के लिए ट्रोल करते हैं, दूसरे जो भाड़े के ट्रोलर्स होते हैं और वो 2 कौड़ी के ट्रोलर्स होते हैं। ऋचा ने कहा कि ये बेरोजगार अनजाने में मुझे ही कर रहे हैं फेमस। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण शहर में आपात स्थिति की घोषणा। आपात स्थिति आगामी सोमवार से प्रभाव में आएगी और 22 अगस्त तक रहेगी जारी। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच टोक्यो में होना है ओलंपिक खेलों का आयोजन। सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान और बीइंग ह्यूमन से जुड़े 7 लोगों को चंडीगढ़ पुलिस ने एक कथित धोखाधड़ी के मामले में जारी किया समन। 13 जुलाई तक देना होगा जवाब। बतौर रिपोर्ट एक व्यापारी का आरोप, सलमान के कहने पर उसने बीइंग ह्यूमन की फ्रेंचाइजी खोली थी, लेकिन और पानी में समा रहा है सुंदरबन। ग्लोबल वार्मिंग के चलते और भी ज्यादा बढ़ा खतरा। क्लाइमेट चेंज के बाद आए तूफानों ने बिगाड़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन की दशा। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक खबर दोबारा पढ़नी है।